जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। और किसी भी बात की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सारे मीडिया चैनल के साथी उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा एक मंच प्रदान किया। वैश्विक तौर पे मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि किसी भी एक नए यूट्यूबर के लिए प्रदान होगा या एक फेसबुक के एक्टिविस्ट के लिए प्रदान होगा। तो आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ आप सबका। और सीधे मुद्दे पे आऊँगा क्योंकि मुद्दे के अलावा बात करना हमें आता नहीं है। भाई और बहनों, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति कहां से कहां जा रही है, बदतर होता जा रहा है। लेकिन यहां मैं किसी लीडर की बात नहीं करूंगा। जैसे कि मैं पूर्व में भी कहता, मेरी जो शिकायत है वो बीजेपी के लीडर गवर्नेंस है, और वो भी बैड गवर्नेंस है। एक ऐसी गवर्नेंस जो पिछले 5 महीने के अंतर्गत शायद किसी को भी आशा को निराशित करती रह रही है, और वो भी निरंतर। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आप सफर करें, चंद महीनों में मैंने तकरीबन 8 राज्यों का दौरा किया है। और के बाद सोमवार से मैं पूरे राष्ट्र के दौरे में निकल रहा हूं। और भाई और बहनों, बताना चाहूंगा कि आज आपके बीच मुझे क्यों आना पड़ा। हमारा एक कैंपेन पूरे देश में हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेव इंडिया हैशटैग। आप ये देख सकते हैं कि सेव इंडिया का जो कैंपेन है ये बहुत जुझारू कैंपेन होने वाला है, जिसकी शुरुआत हम कश्मीर से कर रहे हैं। और यहां पे कोई धर्म, जाति, रिलीजन या कास्ट से बायस्ड कोई बातें नहीं है। मुद्दों की बात है, सड़कों की बात है, अस्पताल की बात है, बेरोजगारी की बात है, और सबसे बड़ी बात है अत्याचार की बात है। प्रशासनिक कार्रवाई जो लोगों के विरुद्ध हुई है इन 5 महीनों में, उन लोगों की आवाज की बात है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट के लिए काम करूंगा या उनकी रिहाई करूंगा। मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जिनका नाम आज मीडिया में जिक्र भी नहीं होता। फिर चाहे वो दिल्ली दंगे के विक्टिम हो, चाहे मुरादाबाद प्रोटेस्ट के विक्टिम हो, चाहे लखनऊ के प्रोटेस्ट के विक्टिम हो, और बाढ़ में जो लोग अब पीड़ित हैं, बिहार के, बंगाल के, असम के, जिन परिवारों का नामो निशान मिट चुका है, जिनके घर में आज कोई नेशनल मीडिया झांकने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े पत्रकार, जर्नलिस्ट, लेकिन किसी का भी मीडिया वहां नहीं जाता। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी की खबर आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो पूरे मीडिया के चैनल हैं और वो नानावती अस्पताल को धन्यवाद देने में लग जाते हैं। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं बागी सदानंद, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा रेबल सदानंद, इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं कि आखिर केवल सेलिब्रिटीज के लिए सरकार है क्या? केवल पूंजीपतियों के लिए सरकार है क्या? उन लोगों का क्या जिन्होंने आपको सड़क से संसद तक का सफर करवाया? मैं उस प्रोसेस के खिलाफ हूं। अगर आपको सड़क से संसद पहुंचाया है तो ये रेबेलियन यानी कि बगावत पुनः आपको संसद से सड़क तक वापस लेके आएंगे, जिसका आगाज हम बिहार के चुनाव में करने वाले हैं। और केवल ये चुनाव की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। बात हमारे अखंड समाज की है, बात हमारे देश की है, बात हमारे मुल्क की है। जिसे आप भारत कहना चाहते हैं या आप हिंदुस्तान कहना चाहते हैं, आप एक बार पुनः विचार कर लें। आखिर हम किसके वंशज है जो हमें धर्म में पढ़ाया जाता है? क्या हम हिंदुस्तान के वंशज हैं या राजा भरत के वंशज हैं या हम भारतवासी हैं? एक बार दोबारा इसके ऊपर शोध कीजिए, और जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप मुझे भी सूचित करें। भाइयों और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन उन लोगों के लिए जिनका अधिकार छीना गया। सेव इंडिया कैंपेन उस मुहिम का एक हिस्सा है जहां कोरोना को एक वैश्विक बीमारी के नाम पे बता के लोगों से दंड उगाही की गई, जहां मास्क के बजाय, सैनिटाइजर के बजाय पुलिस के लठ पड़े। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लठ। ऐसे अनगिनत वीडियो आपको यूट्यूब में, फेसबुक में मिल जाएंगे जहां साधारण वर्ग के लोग, साधारण तबके के लोग जो साइकिल में जा रहे हो, पैदल जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ही क्रूरतम तरीके से पीटा गया हो, जिन्हें फ्रैक्चर मिली हो केवल इसलिए कि वो बगैर या क्यों निकल गए। आज तक कोई एक ऐसी समस्या नहीं मिली कोरोना के बारे में, एक ऐसी सूचना नहीं मिली जहां कोई नेता ये आके कह दे, चाहे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, अब तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हिस्सा बन गए। क्या वो जनता के बीच में एक बार ये स्पष्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं? आप इंडिया में कोरोना की रिकवरी रेट देखिए, उसकी परसेंटेज को देखिए। ये सेव इंडिया कैंपेन उसी कि आखिर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कमरे के अंदर क्यों नहीं हुई। मैं जहां से ये लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं आप लोगों के बीच, यहां भी कोरोना पॉजिटिव कई केसेस आए और सील किया गया, और वो सकुशल रिकवर करा। ईश्वर हर एक को रिकवर करे, मेरी ये प्रार्थना होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा मेरे भारतीय देश के, मेरे देश के महान कोई भी एक नागरिक के साथ इस तरह की दुर्घटना हो।
लेकिन यह शोध का विषय है कि हम उनके डेड बॉडी को भी नहीं देख पाए। जो लोग कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए, मैंने पहले भी एक बार कहा था, यह अकाल मृत्यु है। यह वो मृत्यु है जिसका वर्णन नहीं है, जिसका साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसके ऊपर एक प्रश्न डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, मैं भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल होऊंगा बहुत जल्द। भाइयों और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन तमाम उन परिवारों के लिए है जो हमारे गरीब मजदूर भाई बहन, जो बगैर नौकरी के असाधारण कष्टों का सामना करने के लिए सड़कों में निकले थे और मृत्यु को प्राप्त करे भूखमरी से। सरकार के तमाम दावे, आज मैं एक एक चीज आप लोगों के बीच गिनाऊंगा और उस मूवमेंट के बारे में, आपके बारे में जिक्र करूंगा। आपने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने हरित मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये सब ऐतिहासिक दौरे रहे, कहीं ना कहीं हम इनसे प्रेरित होते आए हैं। आज मैं उस दौर की बात करूंगा जिस दौर में मैं, आप, हमारे पहले के जनरेशन और आने वाले जनरेशन इस सफर को तय करने वाले हैं। कि क्योंकि कोरोना के नाम पे कई ऐसे कानून बना दिए गए जिससे कि लोग अपनी भावनाओं को उजागर ना कर सके। आज हमारा फ्रीडम टू स्पीच हमसे छीना जा रहा है। आज भारतीय सरकार के केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शासित प्रदेशों में आप लगा ले, कोई भी एक नेता इस मंच पे आके तैयार नहीं है जहां हम विवेचना करना चाहेंगे डॉक्टर कफील खान के बारे में, अखिल गोगोई के बारे में और उन 5000 और लोगों के बारे में जिन्हें जेल में बंद किया गया इस कोरोना काल में, चाहे वो दिल्ली दंगे की जस्ट शुरुआत। क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि कोरोना काल 25 मार्च से नहीं है। कोरोना काल तो नवंबर से स्टार्ट हो गया था, जब चाइना में आपने केसेस देखे थे। और उसके बाद नमस्ते ट्रंप हुआ और लाखों के तादाद पे लोग आए। और जिन लोगों ने जमातियों के ऊपर केवल प्रश्न उठाया, मैं बीजेपी को नेताओं से आज एक बात पूछना चाहूंगा, गुजरात में लाखों विदेशी आए, उनका क्या? भाई वो पानी के जहाज से नहीं आए थे, एयरपोर्ट से आए थे। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की वजह से जो लोग आए उन्होंने कोविड-19 को फैलाया, तो फिर आपके मित्र भी वहीं आए थे। तो गुजरात में तो जमाती नहीं पहुंचे थे, पहले कोविड-19 फैल गया। यह जवाब सेव इंडिया कैंपेन के लिए है। दूसरी बात, लगातार आप एक बात देखते होंगे कि बेल पैकेज, रिलीफ पैकेज, निर्मला जी माननीय वित्त मंत्री वो गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वो इंडिया में रहती ही नहीं है। मैंने उनसे 4 सवाल क्या कर लिए थे मध्यम वर्ग परिवार के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे परिवार जो मध्यम वर्ग श्रेणी से ही आता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने 1,00,000 आपने इंडस्ट्रीज के लिए डिक्लेयर किया, क्या आपने बाकी उद्योगों के लिए कोई बेल पैकेज दिया? अगर नहीं दिया तो मैं आपको प्रश्न उठाऊंगा, अगर दिया तो मुझे बताएं। 5 उद्योगों का मैं नाम लेने वाला हूं जो बिल्कुल ही साधारण परिवार के लोग इस उद्योग से संबंधित हैं, जिनके परिवार की रोजी रोटी इस चीज से गुजरती है। सबसे पहले मैं टैक्सी उद्योग के बारे में बताना चाहूंगा, ऑटो उद्योग के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से पहले इनको यह परमिशन दी गई, लेकिन तमाम 4 महीने तक लोग अपने घरों में बैठे रहे, इनकी किस्तें, इनके इंस्टॉलमेंट जाती रही। आपके आरबीआई ने कतई लोगों से झूठ बोला मोरेटोरियम के बारे में, यह मैं आपको निजी तौर पे साबित कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंस्टॉलमेंट था जो मुझे पेनल्टी के साथ देना पड़ा है। और मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं, मैं साक्ष्य की बात करता हूं। मैं संबित जी उड़ी हुई बातें नहीं करता। आप सम्मानीय संबित जी, कृपया मेरे मुद्दे पे आप आए। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता, ना ही करूंगा। और इस मंच के माध्यम से मैं तमाम लोगों से जो बीजेपी के कार्यशैली से असंतुष्ट हैं, जो मोदी जी के पॉलिसी से असंतुष्ट हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, भाइयों और बहनों, कृपया करके अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। किसी को गाली देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, किसी के साथ बुरा बर्ताव करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। एक्चुअल में हमारा उद्देश्य यह है ही नहीं। जिस देश से मैं संबंध रखता हूं, हमारे देश की सभ्यता बहुत अलग है, अतिथि देवो भव। हमारे यहां दुश्मन को भी अतिथि माना जाता है। आप सिकंदर और पुरुष की लड़ाई का उल्लेख देख लें। लेकिन आज जो माहौल बनाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का आईटी सेल के द्वारा, कृपया इसके शिकार ना बने। मेरी आप लोगों से अनुग्रह होगी, कोई भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार के बारे में या उनके बारे में या निर्मला सीतारमण जी के बारे में या संबित पात्रा जी के बारे में और बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या आप मुझे पसंद करते हैं, हम बात करेंगे, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने बोला कि सवाल करते हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, ये जो तमाम चैनल है इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे एक मंच दिया। इस मंच के माध्यम से मैं आज आह्वान करता हूं बीजेपी के आला अधिकारियों से कि आप देश के साधारण जनता से मिलें,
आप मुझे बुलाएं। मेरे साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट आप मेरे फेसबुक लाइव में देख सकते हैं। और बताना चाहूंगा कि मेरे जो पोस्ट हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, ये मोनेटाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि मैं एक बागी हूं, और बागी जो है वो एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट के तौर पे काउंट किया जाता है। तो ना मोनेटाइजेशन अप्लाई है, ना मैंने पैसे के लिए काम किया। मैं एक बागी का बेटा हूं, एक बागी का पोता हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री गंगाधर बागी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए योगदान दिया, और वही योगदान मेरे आने वाले जनरेशन भी देंगे। नियमित तौर पे अपने पेशे में भी रहेंगे, लेकिन देश के लिए एक वक्त हमेशा मुकर्रर रहेगा। आप सब लोग भी यही कार्य कर रहे हैं, जितने भी मेरे साथी पत्रकार हैं और साथी जर्नलिस्ट हैं, आप सब भी यही करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अनुरोध करूंगा, आप किसी को भी गाली ना दें। इनके बीजेपी गवर्नमेंट के जितने पॉलिसीज हैं, चाहे वो नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन हो, नंबर 2 जीएसटी हो, नंबर 3 कोविड-19 की जो अवेयरनेस है, कोविड-19 की जो इनके पॉलिसीज हैं, मास्क, सैनिटाइजर, N95 के बारे में इतनी विवेचना हुई, आज कहा जाता है कि N95 इज अ फेलियर। भाई और बहनों, आप केवल एक बात मुझे बता दें, कोविड-19 से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, इससे कई गुना ज्यादा परसेंटेज हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि कोविड-19 एक वैश्विक तौर पे बहुत बड़ी बीमारी है? अगर ये एक नॉन लिविंग वायरस है, जैसे कि बीजेपी के नेता बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेबल हो नहीं सकता। आपको ये बात सोचने की जरूरत है। और तमाम जो लोग डेथ कर रहे हैं, उनके बीच एक रिपोर्ट आती है कि वो पहले से काफी सारे गंभीर बीमारियों में पीड़ित रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, आपकी मेडिकल की टीम कहती है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अगली वीडियो में आपको एनेक्शर कर दूंगा, और पीएमओ को तो मैं ये वीडियोस भेजूंगा। मेरे तमाम मीडिया के जितने साथी हैं नेशनल लेवल पे, एवीपी, आज तक, इंडिया टीवी और जी टीवी के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना नाम बदल लीजिए, आप जी टीवी के बदले आप बीजेपी न्यूज कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम अब भी सुनते हैं, हम तब भी सुनते रहेंगे। इसके लिए आपको नाम बदलने की क्या जरूरत है? आपको हर चीज में पॉलिसी दिखती है, हर चीज में जातीयता दिखती है, हर चीज में मंत्र दिखते हैं। जब हमारे यहां केवल 5,000 केसेस थे तो बोला गया अगर आपने दिए जला दिए कि इस ऊर्जा से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दिए जलाने से, उससे कोरोना समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं देश का हर खेत कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने लिए क्यों जिए? हमारा देश तो सदैव दूसरों के लिए जीता आया है। इस देश का इतिहास निराला रहा है, विविधता में एकता। हमने आज से कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने आज से कभी किसी देश के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। सदियों से हम झेलते रहे, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, आप उनका नाम का उल्लेख नहीं करते। इसीलिए सेव इंडिया कैंपेन, भाई और बहनों, अमेरिका के 2 शहरों में और ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों में RSNP फाउंडेशन, रेबल सदानंद फाउंडेशन का कैंपेन सितंबर महीने से स्टार्ट हो रहा है, शांतिपूर्ण कैंपेन। और ये वो लोग हैं जो मेरे साथ कोई राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए नहीं है, जिनसे मैं मिला भी नहीं हूं, जो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे भाई मानते हैं, वो मेरी इस मूवमेंट को अपना मूवमेंट मानते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप इस मंच को मेरा नहीं अपना मंच मानते हैं। से पहले भी कई क्रांतिकारी हुए होंगे, बागी हुए होंगे, आज भी हैं, और मेरे पश्चात भी बहुत बागी होंगे। पर मेरा अनुरोध है कि हम में से सभी अपनी भाषा का सदुपयोग करें। और एक बात आप जान लें कि जो लोग डॉक्टर हैं, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, और वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली चुनाव में देश के गद्दारों को गोली मारो। एक युवा साथी है मेरे, अनुराग सिंह जी, बीसीसीआई में भी रहे, एक बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। उनसे मैं एक दरख्वास्त करूंगा, मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष रहे शायद बीजेपी के, उनसे आज नहीं रहे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपकी शिक्षा में कमी रह गई या आपके संस्कार में कमी रह गई, आपकी तालीम में कमी रह गई या आपका तहजीब कहीं पीछे रह गया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, एक काम करते हैं, ये जितने मीडिया साथी हैं, ये भारत के तमाम जातियों से संबंध रखते हैं, आप मुझे एक पॉइंट आउट करके बता दें इनमें से गद्दार कौन है, इनमें से देशद्रोही कौन है। अगर देशद्रोही होगा तो शायद स्वयं को गोली मार लेंगे। ये देश हमें यह भी सिखाता है। और जब भी आप बात करते हैं, आप बहुत सारे लीडर, जब देखो कांग्रेस की बात करते हैं, केजरीवाल की गिनती, अगर कांग्रेस इतनी महत्वपूर्ण होती तो मैं कांग्रेस का जिक्र कर रहा होता। क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? देता हूं,
not so important. Why should we give so much of importance sort of people? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गांधी एंड गांधी, गांधी एंड गांधी, मुझे करना क्या है? हम किसी परिवार से बात नहीं कर रहे, हम पार्टी से बात कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, तो चलिए मैं उदाहरण दे देता हूं जिस क्षेत्र में मैं संबंध रखता हूं। और एक कॉन्फ्रेंस जो आज हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के जो आपके विधायक है वो पंकज सिंह जी हैं, और पंकज सिंह जी का परिचय करा दे, वो माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। तो परिवारवाद होता नहीं है क्या? क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप परिवारवाद की डेफिनेशन देते हैं, और जो परिवार रानी झांसी के समय से देश के खिलाफ रहा है, इतिहास गवाह है। क्या महारानी लक्ष्मीबाई से बड़ा भी कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ है क्या? आपके देश में, आपके अपनी पार्टी में 54 विधायक और एमएलए ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन दर्ज है मुकदमा, और आप रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं, मैं बागी हूं, मैं नाम लेके बात करता हूं, मुझे आपका डर नहीं, मुझे आपका खौफ नहीं। और देख लीजिए आपने तमाम वो कार्य किए, तमाम, जहां आपकी सरकार नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी, मैं बंगाल से हूं, मेरा गांव बांकुड़ा जिले से है, मेरे गांव में सड़क 20 साल से है, और यहां के विधायक, बीजेपी के विधायक, और मैं आपको वीडियो में प्रदर्शित कर चुका हूं, चाहे भट्टा पारसौल हो, चाहे धनकौर हो, द्रोण नगरी धनकौर, जहां पे आप बहुत जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां की सड़कों का हाल देख लीजिएगा। धिक्कार है आपके प्रशासनिक कार्य पे। मैं आपके साथ मुद्दे में लड़ना चाहता हूं, मुद्दे में सम्मान से लड़ना चाहता हूं, आंख से आंख मिला के लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बागी श्रद्धानंद कांग्रेस का चमचा है, कह सकते हैं, कह लीजिए। मैं तो आज आपके सामने दोबारा बोल दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के कई लोगों से मिला, मुदित अग्रवाल जी से मिला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश कमेटी के, मैं जेपी अग्रवाल जी से मिला। मैंने एक सवाल पूछा था उनसे, इस मंच से कह देता हूं, मैंने पूछा था राहुल गांधी जी से कितने दिनों में मिलते हैं आप? जो जवाब मिला, मुझे कांग्रेस की स्थिति समझ में आ गई। वो जवाब मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, पर एक बात बोलूंगा कि मोदी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। जयप्रकाश जी जो कई बार सांसद रहे, एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की हालत क्या है, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवार के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, इस मंच के बहाने एक बात और बोल दूंगा, अगर 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी जी को टिकट दे दिया होता, माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति, माननीय शब्द का यूज कर रहा हूं, तो शायद आज आपको इस काला नहीं पड़ती। लेकिन परिवारवाद भारी है भाई, और परिवारवाद कि आज जितने भी कांग्रेस के आला, कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारे युवा साथी, मेरे सहकर्मी और मेरे सह उम्र के मेरे दोस्त सचिन पायलट जी, आज उनके साथ क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर सचिन जी, अगर आप मेरे ये वीडियो सुने तो मेरा समर्थन है आपके साथ। मैं आपसे कभी मिला नहीं, कभी आपके पिताजी से बहुत प्रेरित रहा, क्योंकि बेशक वो राजस्थान में रहे, पर वो अपने पैतृक गांव को आज तक नहीं भूले। मैंने अंग्रेजी में एक बात पढ़ी थी, मेरे प्रिंसिपल साहब ने बताया था, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अपने घर को भूल जाए वो किसी को याद नहीं रखता। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन उन नेताओं के अगेंस्ट में छेड़ रहा हूं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है। 1300 आरटीआई फाइल हो रहे हैं, 1300। हालांकि इन्होंने आरटीआई को भी तोड़ मरोड़ दिया, अब आरटीआई के जवाब नहीं आते। मेरे साथी पत्रकार जितने, मैं उन लोगों को एक मंच में बोलना चाहूंगा, अपने चैनल से आवाज उठाइएगा। आज आरटीआई के जवाब नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? क्योंकि आरटीआई एकमात्र एक हमारे पास हथियार था जिससे कि हम सच को प्रदर्शित कर सकते थे। जवाब नहीं मिलता, व्यस्तता और अनियमितता, फाइल जल जाती है, तो आरटीआई कहां से आएंगे? सेव इंडिया कैंपेन हमारे राइट को सेव करने के लिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। और तीसरी बात, जो ये वुमेन लीडरशिप की बातें होती हैं, ये जो बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मैं एक बात कह देना चाहूंगा, इन्होंने 13.5% टिकट दिया अपने टोटल चुनाव में, यानी इनके लिए लेडीज का दर्जा 13.5%, 13.5% का ये लेडीज को इतना ही सम्मान देते हैं। तो फिर इससे तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी भाई। इंदिरा गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री रही। आप जो लड़ते हो कांग्रेस से, हालांकि मेरा कोई विचार नहीं है ना कांग्रेस के लिए ना किसी के लिए। मैं केवल एक बात बोलूंगा, इस मंच के माध्यम से जो भी मुझे आज सुन रहे हो, बिहार के चुनाव में मेरी फाउंडेशन RSNP फाउंडेशन पूर्णतः आर्यर में हर उस निर्दलीय के साथ हूं। गौर से सुनिएगा,
मैं बिहार के चुनाव में हर उस निर्दलीय के साथ हूं जो चुनाव लड़ना चाहता हो। एक ही कंडीशन है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर औरतों के प्रति आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमारा समर्थन नहीं है। पहली बात, हम कैंपेन करेंगे आपके लिए, और मैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से भी बोलूंगा, उन नेताओं के लिए मैं कैंपेन करूंगा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त ना हो, जिनके ऊपर किसी स्थानीय दर्ज ना हो। क्यों? क्योंकि राजनीति अगर आप लोगों को करनी है तो क्यों ना राजनीति को स्वच्छता के साथ करें। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो बिडेन और बराक ओबामा का एक संघर्ष था, और एक जो बिडेन के मीटिंग में उनके एक समर्थक ने बोला था, आई डोंट लाइक ओबामा बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, ही फॉलोज द इस्लामिक रूल। तो जो बिडेन की महानता देखिए, उन्होंने खड़े होकर बोला, नो मैम, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। बराक ओबामा इज अ वंडरफुल फैमिली पर्सन and is a very holy person. I respect him. I have some differences between the mentality, but I don't have any differences in his religious thoughts. यह है पॉलिटिक्स। लोग 5 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, लेकिन उसके बाद पद को ग्रहण नहीं करते। यहां कोई पद छोड़ना ही नहीं चाहता। अमित शाह जी तड़ीपार रहे, गृह मंत्री बन जाते हैं, ये हमारी देश की महानता ही तो है। तब बीजेपी का कार्यकलाप नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे साथी पत्रकार आप परिचित हैं। कश्मीर से मैं एक आंदोलन शुरू कर रहा हूं, सेव इंडिया। वहां के जो हालात है, अगले हफ्ते में कश्मीर जा रहा हूं, पुंछ, उसके बाद श्रीनगर, पामपोर, हजरतबल, गुलमर्ग, ये स्थानों का मैं आपको नाम बता रहा हूं, अनंतनाग, अवंतीपुरा, ये स्थानों का नाम मैं मुंह जुबानी बोल रहा हूं, तो आप महसूस कीजिएगा। पिछले 10 सालों में 23 बार मैं श्रीनगर जा चुका हूं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आपको पिक्चर्स और डिटेल्स से मिल जाएंगी। वहां से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि सर से पैर तक का सफर करते हैं। कन्याकुमारी जाएंगे, विवेकानंद स्मारक, विवेकानंद रॉक्स के बारे में आप सब परिचित है। वहां आके मैं इस सफर का समापन करूंगा, और इस सफर में मेरे साथ मेरे कई साथी एक्टिविस्ट होंगे। बहन रिजवी जी, आप आइए मेरे साथ, आइए आइए, आप आइए बहन जी, आइए, आप एक शेयर दे दीजिए और प्लीज। ऐमन रिजवी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहन जी का एक बहुत अच्छा सफर रहा है, इस सफर में मैं उनका स्वागत करता हूं। आप आइए। और ये सफर मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, हरा और भगवा मिल सकता है, क्योंकि तिरंगे की कहानी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तालियां तो इस बात पे बजनी चाहिए थी। हमारे सारे रंग तिरंगा में आते हैं, तो किसी भी भगवाधारी को, किसी भी हरी टोपी को हमें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि हम किस रंग को फॉलो करें। हम फॉलो करेंगे मानवता को, हम फॉलो करेंगे ह्यूमैनिटी को, हम फॉलो करेंगे इंसानियत को। हमारा एक मजहब है, इंसानियत। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मेरे साथी दलित भाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, उन सबको अपने संगठन में ला रहा हूं। और एक बात और बताऊंगा, हम लोग साधारण परिवार के हैं, 5 स्टार होटलों में रौनक करने की आदत नहीं है, इतने बजट नहीं है मेरे पास, इतना फाइनेंस नहीं है, मैं कोई करोड़पति का औलाद नहीं हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिएगा, पैन कार्ड भी आपके सामने ला दूंगा, आजकल सीए सब कुछ निकाल देते हैं। पैदल यात्रा करूंगा, जहां भी जाऊंगा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सामाजिक तौर पे भी चाहिए, मानवता के तौर पे भी चाहिए, और वित्तीय तौर पे भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई खाली जेबों से नहीं हो सकती। इनके आईटी सेल के साथ तब आंख डालकर हम खड़े रहे। हालांकि हमारे साथ संगठन में देश विदेश के लोग आ रहे हैं, यह भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, और लोग हमें सहायता भी दे रहे हैं, आरएसएनपी फाउंडेशन। और एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आप फेसबुक का पेज खोलिए, रेबल सदानंद पति, जो कि मेरा पेज है, ज्यादा तो नहीं, 18 पेज मेरे नाम के डुप्लीकेट चल रहे हैं। ये कौन चला रहा है आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेरा कोई पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं कि मैं कोई रेवोल्यूशनरी व्यक्ति हूं। इनको इतना खतरा हर एक एक्टिविस्ट से हो जाता है। आज बहन जी कुछ करेंगी तो इनके प्रति खतरा हो जाता है, मैं कुछ करूंगा तो मेरे प्रति खतरा हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिला लेते हैं, इनको इकट्ठे ये खतरा दे देते हैं। बारी बारी अकेले क्यों लड़ें, और कब तक लड़ेंगे। कश्मीर की यात्रा बहन रिजवी जी, ऐमन जी मेरे साथ करेंगे और हम जीतेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, जहां भी बंगाल, कश्मीर, जहां भी चुनाव और उपचुनाव होने वाले हैं, तमाम मेरे युवा साथी जो निर्दलीय लड़ेंगे, आप हमारे फाउंडेशन को संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। मैं हर मंच पे ये बात कहता हूं, और जितना संभव हो सके मैं फोन उठाता हूं, नहीं उठा पाता हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं।
5-5 लाख मैसेजेस हैं, सबके कॉल नहीं उठा पाता, इसके लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरे पेज पे आप आएंगे, मैं जहां भी जाऊंगा आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी, आप मुझे डायरेक्ट आके मिले। मैं नेता नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण तरीके से मिलना चाहूंगा, पर आप लोगों की हेल्प की अब आवश्यकता है। सेव इंडिया कैंपेन जंतर मंतर में 23 तारीख के लिए मुझे मौका दिया गया है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जंतर मंतर में सुबह 10 बजे संडे 23 तारीख को मैं लाइव रहूंगा। बहन जी मेरे साथ रहेंगे, बहन रीना भारतीय जी जो चौथी दुनिया के मुख्य संपादक हैं, जर्नलिस्ट, और मेरे सारे साथी, क्योंकि वहां पे मुझे 4+1 की परमिशन मिली है केवल 5 लोगों के लिए। अभी तक का हाल ये है। अब मैं नहीं जानता, अगर मैं नहीं आ पाया जंतर मंतर में तो आप ये स्पष्ट तौर पे जान लीजिएगा कि मेरी यात्रा रोक दी गई है। आप मेरी यात्रा रोक सकते हैं, मेरी सोच को नहीं रोक सकते। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि हम बीजेपी की सोच को रोकेंगे भी, और इंग्लिश में एक वर्ड है इरेज। हमारे माइंड में जो आपने इनपुट डाला है ना, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और आरओएम में, रीड ओनली मेमोरी में, इसमें से हम आपके थॉट को इरेज करने वाले हैं जड़ से। आपने बोला था आत्मनिर्भर, मैंने उस दिन भी बोला था हम आत्मनिर्भर तो पैदाइशी हैं, हम भारतीय हैं। अब बिहार का एक एक बच्चा, बंगाल का एक एक बच्चा, हरियाणा का हर व्यक्ति, मुल्क का कोई भी प्रांत में आप देख ले, सबने अपना जनाधार अपने कदमों से बनाया। भला बीजेपी के पैसों से किसी ने जनाधार बनाया हो तो वो जय शाह हैं जो आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पापा गृह मंत्री हैं। जिस आदमी ने कभी बल्ला नहीं पकड़ा आज वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है। मैंने चैलेंज दिया था, 6 बॉल मेरे साथ खेलिए, मेरी 6 बॉल आप झेलिए, आपकी 6 बॉल मैं झेलता हूं। बैटिंग, रनिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग और डिसीजन, आपको 6 में से 0 दिलवा दूंगा, 6 में से 0, बशर्ते कि मैच फिक्सिंग ना हो, बशर्ते कि मैच फिक्सिंग ना हो, क्योंकि इसमें तो आप लोग माहिर हैं। और भाइयों और बहनों, इस मंच को आप ताकत प्रदान करें। मेरे जितने भी साथी हैं, एशियन न्यूज, लाइव टुडे, यंगिस्तान और इतने हैं, एनयूबीटी न्यूज, वॉइस ऑफ इंडिया, यंगिस्तान, जितने भी साथी चैनल के मेरे मित्र हैं, इन सबको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। भारत 91 न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इनको आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आज केवल यूट्यूब और फेसबुक एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं और आप मिल सकते हैं। और बहुत जल्दी, आपने 3 दिन पहले देखा था, फेसबुक के ऊपर भी इनका नजर आ चुका है, ये फेसबुक में भी कब्जा करने वाले हैं। ये तो शुक्र है ये अमेरिकन से, मार्क जकबर्ग वगैरह, अगर ये इंडियन होते तब तक जेल के अंदर होते या फिर बीजेपी का माइक बन चुके होते। माननीय अंजना जी, अर्नब जी, आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू कॉल मी। बाय गॉड्स ग्रेस, इफ इन एनी मोमेंट यू कॉल मी, आई विल मेक यू हैप्पी। मैं आपको खुश कर दूंगा अर्नब जी। आपने बोला था इट्स माई शो, आई विल प्रूव इट दैट इट विल बी योर शो, एंड आफ्टर दैट डे यू विल नो मोर, यू विल बी अ शोमैन। आप शोमैन नहीं रह जाएंगे। लेकिन अभद्र भाषा का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। दोबारा मैं एक बात बोलूंगा, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कोई भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है, पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए। बात कीजिए इनकी गवर्नेंस के ऊपर, बात कीजिए इनके नियम और कायदे कानून के ऊपर, बात कीजिए इनके अव्यवस्था के ऊपर। हम सब आपके साथ हैं। जो कोई भी व्यक्ति गाली देगा, बागी रेबल सदानंद उसके साथ नहीं है। इस मंच में मैं क्लियर बोलूंगा, चाहे आप बेशक विरोधी हो बीजेपी के, मैं आपके साथ नहीं हूं। अभद्रता के लिए रेबल ग्रुप में कोई स्थान नहीं है। पहली बात, हम नैतिकता जानते हैं, हम साक्षर लोग हैं, हम शिक्षित लोग हैं, और हम शिक्षा के तौर पे ही आपके साथ प्रवेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।